नेक्स्ट देखिए। अब अगर कोई ऐसा है जिसने इससे पहले इस बैच में क्लास नहीं करी है, जैसे अबू हुरैरा है, उसने नया अभी ज्वाइन किया है, और अगर कोई है जिसने अभी तक क्लास नहीं करी हुई, सो अब से अगर आप कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, विच इज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। देखो, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या कहता है। अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स अ फ्रेश टॉपिक, आप कोशिश करेंगे तो यहां से समझ में आएगा। इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल है, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज क्यू। ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, विद अ वेलोसिटी भी। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। वी और बी के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर दो, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वी कॉस थीटा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, विच इज वी साइन। सो जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, जिसे आप एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चार्ज पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स होगी। ये वी साइन थीटा पर डिपेंड करती है, मीन्स ये वेलोसिटी के उस कॉम्पोनेंट पर डिपेंड कर रही है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा उस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उस कंपोनेंट पर डिपेंड करेगी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, विच इज वी साइन। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, दैट इज क्यू वी बी साइन। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज क्यू वी बी साइन। आप जब प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट यूज करेंगे के, सो इट्स के क्यू वी बी साइन थीटा। हर सिस्टम में के की वैल्यू कम होती है, वन आती है। आप एस आई सिस्टम लीजिए, सीजीएस लीजिए, एमकेएस लीजिए, के कम्स आउट टू बी। के की जगह वन रख दीजिए, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, इट्स क्यू वी बी साइन। दिस विल बी क्यू वी बी साइन। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी क्यू वी क्रॉस बी। सो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी नॉट। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी चार्ज पार्टिकल। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, इट्स क्यू वी क्रॉस। अगर आप इसे, ये तो एक्सप्रेशन हो गया स्केलर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये आएगा एफ इज क्यू वी क्रॉस। अब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो अगर किसी का ये क्वेश्चन हो कि वी साइन थीटा ही क्यों, वी कॉस थीटा क्यों नहीं, सो इट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कि जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं होगी। फोर्स होगी उसी कंपोनेंट की वजह से जो परपेंडिकुलर है। यहां तक लिखिए, मुझे अगर कोई डाउट है तो बताइए।
बी सुहेल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। बी इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। भाई देखिए, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया और वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, जिस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। दिस इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगी उसे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अब ये जो वेलोसिटी है, इसके आप कंपोनेंट्स ले लीजिए। एक कंपोनेंट आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ले लीजिए, विच इज वी कॉस थीटा। एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले लीजिए, विच इज वी साइन थीटा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो चार्ज के प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फोर्स वी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक के आ जाएगा, इट्स के क्यू वी बी साइन। हर सिस्टम में के की वैल्यू कम 1 होती है, तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये एफ बी हो जाएगा क्यू। अब इसको जब आप वेक्टर फॉर्म में लेकर आओगे तो इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू वी क्रॉस। हाँ, फायका का क्वेश्चन है वेलोसिटी साइन थीटा ही क्यों होगा, अभी तो मैंने डिस्कस किया था। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है फायका। अगर आप कॉस थीटा कंपोनेंट लोगे, वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, मैं इनकी डेरिवेशन नहीं करा सकता, सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिजूल का टाइम का वेस्ट है। नहीं, फाइका का हो गया शिवा। चार्ज पहले से ही वी वेलोसिटी से जा रहा था। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो वेलोसिटी चेंज करेगी। अब वो देखना है कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स से डायरेक्शन चेंज होता है या मैग्नीट्यूड चेंज। ये तो पहले से ही वी वेलोसिटी से जा रहा है। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो चेंज करेगी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड चेंज करेगी या डायरेक्शन चेंज करेगी, कोई एक चीज चेंज करेगी। ये तो पहले से ही जा रहा है वी वेलोसिटी से। अब देखिए, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, अब आपको चाहिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये क्रूशियल काम। आपको चाहिए मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, एक ये काम क्रूशियल है। तो देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आ रही है। ये मैंने पहले भी सिखाया था आपको, अगर कोई क्वांटिटी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आती है तो वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, और यही मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू वी एज वेल एज। अब जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, जो राइट हैंड थंब रूल मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं, वही राइट हैंड थंब रूल फिर से काम आ जाएगा। राइट हैंड थंब। अब देखिए, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल कहता है प्लेस योर फिंगर along velocity
and curl it towards magnetic field. तो फिंगर लो, उन्हें वेलोसिटी की अलोंग रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो. थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स. थंब आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा. तो देखो मेरे साथ साथ अप्लाई करो. राइट हैंड लो अपना और फिंगर रख दो वेलोसिटी की डायरेक्शन. राइट हैंड लो और फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दो. थंब इनवर्ड्स जाना चाहिए. वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक की तरफ कर्ल कर दो. थंब इनवर्ड्स जाना चाहिए. अगर थंब इनवर्ड्स जा रहा है तो फोर्स इनवर्ड्स होगी. ये क्लियर हुआ डायरेक्शन सबका? वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दिया. अगर थंब इनवर्ड्स जा रहा है तो फोर्स इनवर्ड्स होगी. अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा. अगर यहाँ जो फोर्स है इस पर्टिकुलर केस में एफ बी इज इनवर्ड्स. लेकिन अगर यहां मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं आपसे कहूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये एंगल थीटा. अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तब भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे. थंब इनवर्ड जा रहा है बट एक्चुअल डायरेक्शन जो भी राइट हैंड थंब रूल से आएगा उसको ऑपोजिट होगा. तो अगर राइट हैंड थंब रूल कह रहा है इनवर्ड्स है तो नेगेटिव के लिए आप आउटवर्ड्स करो. सो direction of force for negatively charged particle is opposite to the one obtained by right hand thumb rule. चलिए इतना लिख डालिए, फिर देखते हैं इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे आए. इतना से रब करते हैं, आगे बढ़ेंगे. चलिए तो इसको रब करते हैं. रब कर दूं सब? देखिए जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा. राइट हैंड थंब रूल वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्स जा रहा है तो फोर्स इनवर्स. सो यहाँ ये फोर्स इनवर्स होगी. लेकिन अगर पॉजिटिव की जगह मैं आपको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे दूं, तो डायरेक्शन जो भी राइट हैंड थंब रूल से आएगा उसका ऑपोजिट है. देखिए आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया, आमना थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड्स. लेकिन इनवर्ड्स है फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल.
अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो ये आउटवर्ड्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अगर तो इनवर्ड्स होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चेंज हो जाता है, आउटवर्ड्स आ जाएगा। आमना आप क्लियर है? रब कर दूं ये? नेक्स्ट देखिए, यहां से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बनता है, वो पूछता है वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, वर्क डन बाय आशीष इसका स्क्रीनशॉट लो, ये मिस हुआ है तुम्हारा। आशीष इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पूरा तो रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें, ये मिस हुआ है। तो देखिए यहां मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स से जो क्वेश्चंस बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज जीरो। देखिए ये जीरो क्यों होता है? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू, इट्स वी क्रॉस बी। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। सो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दैट मींस भाई वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट। सो इफ इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो द वर्क डन इज, तो अगर आपके पास मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स है, तो उस मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स इज जीरो। मुझे बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? इतना क्लियर हुआ कि अगर मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स है तो उस मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का वर्क डन जीरो। तो रिस्पॉन्ड किया करो चैट रूम में। क्लियर हुआ इतना सबका? अच्छा, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो यहां से बनता है, ये सब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। सेकंड आता है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी due to magnetic Lorentz force, due to magnetic Lorentz force. So magnetic Lorentz force की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है ना, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहा हूँ तो वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन जीरो है, इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का वर्क डन जीरो, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी जीरो। अब अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। अब चेंज हो क्या रहा है? सिर्फ डायरेक्शन। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। सो नो चेंज in
magnitude of velocity due to magnetic Lorentz force. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता. इट कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा. जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में आएगा, मैग्नीट्यूड में नहीं. इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ो. जब इतना हो जाए तो बताइए मुझे, एक न्यूमेरिकल देखते हैं. भाई सब लिख चुके हैं, रब कर दूं? चलिए इसे रब करते हैं. अब इस यहाँ के न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ चीजें याद रखिएगा. जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप होता है. लेकिन अगर आप ऑर्डर रिवर्स कर दें, जे क्रॉस आई, ये माइनस ऑफ के होगा. जे क्रॉस के लोगे तो आई आएगा. लेकिन अगर आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो ये माइनस आई होगा. के और आई का क्रॉस लेंगे तो ये जे हो जाएगा. ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो ये माइनस ऑफ जे हो गया. मैं पहली बार नहीं करा रहा. इलेक्ट्रोस्टैट में भी जब हमने डाइपोल किया था तब भी मैं ये चीज आपके साथ डिस्कस कर चुका. लेकिन खैर इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ो. इसे यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल. इसे आप खुद करोगे. फॉर्मूला बेस्ड इज सिंपल. 2 कूलम is moving with velocity. अरे भाई जल्दी बताया करो सोहेल. A charged particle of 2 coulomb is moving with velocity of 10 meter per second at 30 degree with magnetic field of 10 Tesla. Calculate magnetic force. नेगेटिव, हाँ फायर का नेगेटिव साइन इसलिए आया था, क्रॉस अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तो डायरेक्शन बदल जाता है.
क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है अगर आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इसीलिए आई क्रॉस जे के था और जे क्रॉस आई माइनस के था। सॉल्व करिए और आंसर्स रिपोर्ट कीजिए कितने आ रहे। एक आंसर आया। तो देखिए, जब आप मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लोगे यहाँ, सो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा। सो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स होगी, चार्ज 2 हो गया, वेलोसिटी 10 हो गई, मैग्नेटिक फील्ड 10 हो गई, इट्स साइन 30। सो 2 इंटू 100 साइन 30 हाफ होता है, कैंसिल हो गया, ये आ गया 100। समीन अरमान क्लियर है? तुम लोगों का गड़बड़ आ रहा था, बाकी तो सबका ऑलमोस्ट सही था। वैसे आप मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कैलकुलेट करोगे, इट्स जस्ट क्यू वी बी साइन थीटा। समीन और अरमान क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो। केस 1, अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, if particle is moving parallel to magnetic field, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, इट्स चार्ज क्यू, ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज 0। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट इज क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 इज 0, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, सो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी। it will continue to move with same velocity in same direction with same velocity। so ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा with the same velocity। अगर ये पैरेलल जा रहा था कोई चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी। केस 2 होता है
if particle is moving anti-parallel to magnetic field. अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल जा रहा है, so this is magnetic field, this is charge q, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. दैट मीन्स यहाँ जो एंगल है, दैट एंगल इज 180. अब भी जब आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से एंगल 180 होगा, क्यू वी भी साइन 180. साइन 180 जीरो होता है, तो फोर्स फिर से जीरो होता है. कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, दैट मीन्स पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा. ये इसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलता जाएगा. It will continue to move in same direction with same velocity. With same velocity. चलिए लिखिए. इतना लिखिए. देखिए इल्मा, अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो इसके बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को 180 डिग्री कहते हैं. अगर दो वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो उनमें एंगल 180 डिग्री है, तो इसी को कहते हैं 180 डिग्री. सो थीटा इज 180 डिग्री, तो साइन 180 कर दिया, साइन 180 जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी. सो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी. इल्मा क्लियर हुआ? अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन एंगल इज 180 डिग्री. साइन 180 जीरो, फोर्स जीरो हो गई. ये उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से चलता चला जाए. चलिए इसके बाद थर्ड जो केस है, उसके लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. थर्ड के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पता होनी चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सो मैं इसे जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ. 11th का कॉन्सेप्ट है. एक सर्कल है रेडियस आर का. हाँ, एक बॉडी है मास m की, v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में जा रही है. तो इसको सर्कुलर ट्रैक पर घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. तो फोर्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होगी उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. सिंपल ऐसे कैलकुलेट करते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r. यहाँ जो ओमेगा है, इस ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी.
और ओमेगा होता है V/R। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इट्स डायरेक्शन इज along the center is along the radius towards the center, along the radius towards the center। तो रेडियस के along और towards the center एक्ट करेगी। अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्सेस होती हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स जाती है। जैसे बताओ मुझे, अगर सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? सन के अराउंड अगर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है? प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। अच्छा, वो कहां से आती है? कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? सन और प्लैनेट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। गुड, ज्यादा लोगों के आंसर्स ठीक है। कि सन और प्लैनेट्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, वो ग्रेविटेशनल पुल सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अच्छा, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्या मून को भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है? मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्या मून को भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो कौन प्रोवाइड करता होगा? मून को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से आएगी? यस, अर्थ और मून के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। इसी तरह से एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, क्या लगता है क्या इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी? एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी? अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें अराउंड द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, भाई न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अभी फिलहाल हमें जो केस करना है उसमें मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, ये mv²/r मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स से आएगी। सो दैट्स केस 3। इतना लिख लीजिए, यार अब लिख लिया आप लोगों ने, रब कर दूं इसको। केस 3 if charged particle is moving perpendicular to magnetic field, so अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चला जाए तो कुछ चीजें याद रखिएगा। पाथ सर्कुलर होगा। अच्छा, अब सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो पाथ सर्कुलर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, कौन देगा यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगी। सो magnetic force will provide centripetal force। सो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। सो ये कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, दिस इज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद अ वेलोसिटी।
तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। मुझे बता सकते हो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन? जरा डिसाइड करो, ट्राई करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देखो जरा डायरेक्शन क्या आता है मैग्नेटिक फोर्स का। वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स इनवर्ड्स कर्ल करो। आमना गलत है आंसर। सब आंसर्स लिखना शुरू करो, एटलीस्ट मुझे अंदाजा लगे कि राइट हैंड थंब रूल कुछ समझ में आया नहीं आया। आमना का गलत है, अरमान का गलत है, फायका का ठीक है, नायला, हाँ नायला का ठीक है, रेहान का गलत है, नवेद का सही है। बस इतने ही आंसर्स हैं और किसी का आंसर नहीं देता। सुहेल का भी सही है, शीबा का गलत है, समीन का भी गलत है, अबू हुरैरा भी गलत बता रहा है। भाई देखो ऐसे अप्लाई करो ना, ऐसे रखो, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। आशीष का भी गलत है, खुशी का भी गलत है। देखो देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दो, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इनवर्ड्स है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब होता है तुम्हारी कॉपी के प्लेन में। तो ऐसे अगर तुम्हारी कॉपी है ना, कॉपी पे ऐसे रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में और इनवर्ड्स कर्ल कर दो, तो देखो थब ऊपर जाएगा कॉपी में। अगर तुम्हारे पास कॉपी है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसे रखो और इनवर्ड्स कर्ल कर दो, थंब ऊपर दिखेगा तुम्हें। जिन लोगों का गलत आया था अब ट्राई करो, आशीष, खुशी, अबू हुरैरा, समीन, शिबा, सुहेल। राइट नहीं आएगा, अपवर्ड्स आना चाहिए। अपवर्ड्स ऐसे रखा, इनवर्ड्स कर दिया, थंब ऊपर जाना चाहिए। थंब ऊपर जाएगा दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जाएगी। सो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो जहां मैग्नेटिक फोर्स जाएगी ना, वो सर्किल का सेंटर है और इसके अराउंड ये ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो ये ऐसे एंटर हुआ, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसका पाथ सर्कुलर हो। अब आपका पहला काम है इस सर्किल का रेडियस निकालना। तो रेडियस निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू। चार्ज क्यू पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज एफ बी। आप मैग्नेटिक फोर्स को लिख सकते हो, इट्स क्यू वी बी साइन 9। The angle between velocity and magnetic field is 90 degrees, so it's QVB sin 9. So the magnetic force is, it's QVB. That's first equation. अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, भाई सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो जा नहीं सकता। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो आप लिख सकते हो दैट मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर। तो आप लिख सकते हैं दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। Centripetal force is mv square by r. Magnetic force is qvb. So square से v cancel हो गया. Its r is mv by q. रेडियस जो होगा सर्कुलर ट्रैक का, जो रेडियस है, दैट रेडियस इज mv by q. ये रेडियस आ गया, तो आपने सर्कुलर पाथ का रेडियस निकाल लिया। दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में ये घूमेगा। इसके आगे की चीजें मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा, पहले इतना लिख लो और मुझे बताना अगर यहाँ कहीं कोई डाउट रहता है।
अच्छा, सो डाउट तो किसी को नहीं है, सिर्फ सवाले का है। आपने वाई एग्जिट प्लेन लिया है। नहीं सवाले, देखो ये जो मोशन हो रहा है ये तो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलावा मोशन तो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तुम्हारे कॉपी के प्लेन में ड्रॉ करोगे ना लाइन, तो कॉपी के प्लेन में हो रहा है। अगर ये एग्जिट प्लेन होता तो ऐसे में शो करता। सवालिया, ये जो मोशन हो रहा है दिस इज एन एक्स वाई प्लेन, आपकी कॉपी के प्लेन में। अच्छा, अब इसके बाद मुझे एक आध काम और करके दिखाइए। अ, एक काम और करिए। अब रेडियस के बाद वो कई चीजें कैलकुलेट करवाता है, जैसे कहता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो ये सब तो मैं रब कर रहा हूँ। आप अब जो भी है वो आप कैलकुलेट करेंगे और उसे लिखते चले, चैट रूम में बताते चले जाओ मुझे। रेडियस मैंने कैलकुलेट कर दिया, बाकी चीजें आपको करनी है। रेडियस के बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए। टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाय वी। इट्स 2। वन को 2 में रख दो और मुझे बता दो कितना आ रहा है। आयशा का आंसर ठीक है, समीम का ठीक है, स्वालेहा, स्वालेहा तुम मास भूल गई शायद। शाहीन का ठीक है, नवेद का ठीक है, शीबा का ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो। आमना, शिबा, रेहान, विशम, अनूर। सो ये टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय वी। रेडियस इज एम वी बाई क्यू वी। सो वी से वी कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड आ गया, ये आ गया 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू वी। दैट्स टाइम पीरियड, इट्स 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू वी, ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद वो एक चीज और कैलकुलेट करवाएगा। ये ऑलमोस्ट सब लोगों का सही आ रहा है। वो आपसे ये भी कहेगा कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। सो इसे आप लिख सकते हैं 1 बाय टाइम पीरियड होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज 3। 3 को 4 में रख दो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दो। फायका का नहीं, अभी तो सिर्फ आयशा का आंसर आया, आयशा खानम। एक आयशा का आंसर आता है, एक आयशा खामोश रहती है। शिबा का भी ठीक है। करो करो, कैलकुलेट करो। पहले थोड़ा ना कि सब कुछ मैं ही कैलकुलेट करूं, लिखता जाऊं, आप कॉपी करते चले जाओ। शाहीन का ठीक है, नवेद ठीक कर रहा है, खुशी का भी ठीक है, समीम का भी ठीक है। आशीष, तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम नुकसान में रहोगे। इट्स ऑलरेडी अगस्त। एग्जाम मार्च में होता है, लेकिन जनवरी से प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स सब परेशान करते हैं। हमारे पास 5 मंथ है। हम्म,
आशीष 5 मंथ में सिलेबस तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये जो आदत है ना ना करने की, ये आदत नहीं बदली जा सकती, बहुत टाइम लगेगा इसे तुम्हें बदलने में। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रीक्वेंसी है 1/टाइम पीरियड, तो इनवर्स हो जाएगा, इट्स क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। दिस इज फ्रीक्वेंसी, इट्स क्यू बी बाय 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो एंगुलर भी बस यही चीज है, बस इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई न्यू, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स 2 पाई/t। सो इसे मान लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इसे 6 मान लो, 5 को 6 में रख दो। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 पाई इंटू न्यू, विच इज क्यू बी बाय 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ क्यू बी बाय, बस 2 पाई हट जाएगा, ओमेगा आ गया क्यू बी डिवाइडेड बाय। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर डिराइव करवाता है तो ये पैरामीटर्स आपसे डिराइव करा लेता है। तो आपको याद रखना है, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो पाथ सर्कुलर होता है। इतना लिख डाली, जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। इसे रब करते हैं और क्वेश्चंस देखेंगे इसका न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। चलिए, सबने लिख लिया, इसको फिर रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखो। अ प्रोटॉन, a deuteron and an alpha particle enters in a uniform magnetic field with, अब 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहला है सेम वेलोसिटी, दूसरा है सेम मोमेंटम और सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक, accelerated through same potential difference। Calculate
और कैलकुलेट नहीं, कंपेयर their radius of path and time period. कई क्वेश्चन से एक ही में कंबाइन कर दिया, बस यही कर लो, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कुछ चीजें आप यूज करेंगे। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन को तो हम एमपी ही कहेंगे, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के मास को हम एमपी कहेंगे, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक में करते हैं। और जो चार्ज है प्रोटॉन का उसे ई कहते हैं। मास जो होगा ड्यूट्रॉन का वो ट्वाइस होता है प्रोटॉन के मास का, और जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन का वो ई के इक्वल होता है। अल्फा पार्टिकल अगर आप लोगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास का। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है इट्स 2e। इसे याद रखना, ये गिवन नहीं होगा जो मैंने हिंट में लिखा हुआ है, इतना तुम्हें याद होना चाहिए। इतना लिख डालो, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फायदा हाइड्रोजन के आइसो, तो अगर ड्यूटीरियम जो है, उस ड्यूटीरियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, यही बचेगा। तो फायदा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है जिसे ड्यूट्रॉन कहते हैं, एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, सॉरी एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो बचेगा उसे ड्यूट्रॉन कहते हैं। पढ़ा होगा प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम केमिस्ट्री में, ये वो है। ड्यूटीरियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ड्यूट्रॉन बचा। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं इनके रेडियाई कैसे कंपेयर करेंगे, इनके टाइम पीरियड कैसे कंपेयर करेंगे। ओके, इसको रब कर दूं मैं, सबने लिख लिया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन रब कर दूं? तो देखिए, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, आप सीख जाओगे कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट में, सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे। पहले तो देखो रेडियस का एक्सप्रेशन, रेडियस क्या है, mv/q। अब वो आपसे कह रहा है सबकी वेलोसिटी सेम है, तो आपको एक्सप्रेशन वेलोसिटी की टर्म्स में चाहिए, वेलोसिटी की ही टर्म्स में रेडियस दिया हुआ। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, दैट मीन्स आपको एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट इजी है, वेलोसिटी की टर्म्स में। तो आपसे कहता है रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन तीनों के पाथ का रेडियस कंपेयर करना। तो आप तीनों का रेशियो ले लो, mv/q भी है, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन। यही काम आप ड्यूट्रॉन के लिए करोगे, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यूट्रॉन। यही काम आप अल्फा पार्टिकल के लिए करोगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल। या अब आप एक काम कर सकते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तीनों की वेलोसिटी सेम दी हुई है। फर्स्ट में कह रहा है सेम वेलोसिटी है,
तो मैं इन तीनों को कैंसिल कर रहा हूँ, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रही, सब सेम मैग्नेटिक फील्ड में जाए। देखो 3 रेशियो है ना, तो वही टर्म कैंसिल हो सकती है जो तीनों में आ रही है, तो तीनों से बी कैंसिल कर। अब ये मास ऑफ प्रोटॉन को तो एमपी रखते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई था। मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना था, ट्वाइस ऑफ एमपी, चार्ज ई था। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 एमपी, चार्ज 2 ई था। अब देखो कैंसिलेशन, एमपी से एमपी कैंसिल होगा, ई ई ई कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 आ गया। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन सब के पाथ का जो रेडियस होगा 1:2 मुझे बताइए इस रेडियस में प्रॉब्लम है किसी को? फिर टाइम पीरियड करेंगे। ये समझ में आया? वेलोसिटी सेम गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड एक ही मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेम। मुझे यहां तक बताओ कोई डाउट है, क्योंकि अभी 2 पार्ट्स आपको खुद सॉल्व करने। अरे बताना शुरू करो, समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ कहाँ डाउट्स हैं। अच्छा, अगर क्लियर है तो एक काम करो, रेडियस मैंने निकाल दिया, टाइम पीरियड क्या होता है, क्यू बी बाय 2 पाई एम था ना, या 2 पाई एम बाय क्यू बी था, 2 पाई एम बाय क्यू बी, यही था टाइम पीरियड। जरा चेक करना, मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ टाइम पीरियड का। देखो देखो जरा चेक करो, 2 पाई एम बाय क्यू बी यही था टाइम पीरियड। अब जैसे मैंने रेडियस करा है, पहले तो रेडियस लिखना, फिर ये टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट कर कर दिखाना क्या है। रेडियस लिखो और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर कर बताओ क्या रेशियो आ रहा है, मेथड सामने लिखा है तुम्हारे।
चलो भाई, काफी लोगों के आंसर्स आ गए, चेक करते हैं सही क्या है। सो ओके, चेक कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेट करते हैं। तो अगर टाइम पीरियड लेते हैं, 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। भाई आज मुझे मजा आ रहा है इस बैच में कि आंसर्स आ रहे हैं तुम लोगों के। चाहे सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग रिस्पॉन्ड कर। और दो, शायद दो तीन स्टूडेंट्स के अलावा सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेट। 2 पाई कैंसिल हुआ, बी 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 कैंसिल हो गया। सो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो प्रोटॉन का मास को तो एमपी लिखते हैं, चार्ज ई लिखते हैं। न्यूट्रॉन का मास डबल है, चार्ज ई है। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स है, चार्ज 2e। एम पी एम पी एम पी कैंसिल हो गया, ई ई ई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो टाइम पीरियड ये आ गया 1:2 ग्रेट। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का रेशियो आ गया 1:2। तो ये टाइम पीरियड का प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स 1:2। इतना लिख लीजिए, मुझे बताइए अगर यहाँ तक क्लियर है आपका। ज्यादा लोगों का मैच कर रहा था, हुमा का सही था, इल्मा का सही था, अरमान का भी सही था। अरमान बस तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, नाइला, आमना, अबू हुरैरा, सुहेल, अरमान। रेहान का ठीक है, नवेद का ठीक है, सुहेल गलत कर रहा था। स्वालेहा, शीबा, नवेद, खुशी, अयान, आयशा खानम, शाहीन, ऑलमोस्ट सबका सही आ रहा था। Very good। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, देखिए इसका बी पार्ट। ये भी एक बार तुम ट्राई करो, बी पार्ट थोड़ा सा टफ है, मैं बता देता हूँ क्या चेंज आएगा। इट्स एम वी बाई क्यू बी। बस देखो यार, फर्क इतना है कि अब वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी दी है, तो इसे काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो वी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम। इस वी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो रेडियस आ गया एम बाई क्यू बी इंटू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय। इस रूट एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट एम, रूट ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू। इस एम को अंदर ले जाओ, रूट ही तो है दोनों। तो रूट काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेशन हो गया ट्वाइस मास इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू। ये एक्सप्रेशन। अब आपको चाहिए रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगी। करो इसे भी कैलकुलेट और बताओ रेशियो क्या है। आंसर्स लिखते रहो गुड, जैसे तुमने पहले वाला किया था ऐसे ही इसको कर लो। नहीं आशीष, सेम नहीं होगा, कैलकुलेट करो।
डिफरेंट आएगा, चेक करो एक बार। ठीक है आयशा, आयशा का आंसर आया, खुशी का आंसर आया 2, आशीष का भी आया 3 है। हो गया, करो करो और लोग, आमना का भी आया कुछ, चेक बाद में करेंगे सही या गलत है, पहले ट्राई करो। स्वालिया का भी है कुछ, शिबा, समीन का आंसर आया। सही तो अपने आप होना शुरू होता है, एक बार तुम कैलकुलेट करना शुरू कर दो ना, तो 2-3 हफ्ते के अंदर फिर वो न्यूमेरिकल ठीक भी होने शुरू होता है। चलो नाइला का भी आ गया, अब मैं सॉल्व करता हूँ, काफी लोगों का आ गया। तो देखो ये आ जाएगा रूट ओवर, अब मैं सबका मास ऑफ चार्ज यहीं रख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज प्रोटॉन का ई होता है मैग्नेटिक फील्ड, बस एक स्टेप कम कर रहा हूँ, इसी स्टेप में रख देता हूँ। ड्यूट्रॉन लोगे तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है 2 mp, काइनेटिक एनर्जी सेम, चार्ज ड्यूट्रॉन का ई होता है इंटू, ट्वाइस ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 times मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज ट्वाइस होता है इनटू मैग्नेटिक, प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो डबल होगा। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो गया, ई बी ई बी ई बी कैंसिल हो गया, एम पी एम पी एम पी कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और तो कुछ बचा नहीं। सो ये बच गया √2 बचा, यहाँ √4 बचा, और यहाँ भी √4 बचा, तो ये आ गया √2 आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहो तो देखो पूरा √2 से डिवाइड हो जाएगा ना, √2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1:√2 तो ये किसका सही था, सुहेल का। अच्छा, रूट डिनोमिनेटर में नहीं था, ओके सॉरी। तो सिर्फ एक ये कैंसिलेशन, अच्छा अच्छा अच्छा, रूट डिनोमिनेटर में नहीं था, सिर्फ न्यूमरेटर में था। सो ई बी 2 ई बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बच जाएगा √2 √4 √4/2 मीन्स 2/2, 2/2 1 हो जाएगा, सॉरी रूट मैंने गलत ले लिया था ना, रूट डिनोमिनेटर में नहीं है, तो 1 √2 1, तो ये आंसर है, शाहीन का आंसर आया ये 2 √2, नवेद का ये आंसर है, खुशी का ये आंसर आया था, बस। चलो बाकी लोगों ने ट्राई किया, गुड, इसमें सिर्फ गलती होती है लास्ट में। अब सी वाले पार्ट के लिए ना रेडियस का एक्सप्रेशन ये यूज करोगे, ट्वाइस ऑफ मास इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल सब में सेम है तो पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा, सी वाले पार्ट में आप ये लो। और देखो टाइम पीरियड का रेशियो हर केस में सेम आएगा, जो पहले आया था वही अब आएगा, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे।
इतना लिख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्सडे कंटिन्यू करेंगे फिर से। अबू हुरैरा किसके लिए बता रहे हो? √8/2। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी, ये 2 बचा हुआ था ना। यस, तो जितनों का मैंने पहले सही कहा था सबका गलत हो गया। नहीं, √2 कैंसिल नहीं होगा ना, 2 कैंसिल होगा, अब तो 1√2 रहेगा। आमना वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी बच्चे, कभी कभी कोई क्लास रह जाती है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब आपको किसी से नोट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, सारे में √2 है ना, इसीलिए √2 से कैंसिल कर दिया। अच्छा, चलिए आज इससे यही छोड़ते हैं, थर्सडे कंटिन्यू करें। चलो भाई, ओके बाय।